आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 7। स्विमिंग पूल में दोनों दोस्त बहुत देर मस्ती करने के बाद अब किनारे पर आधे पानी में डूबे उस तरावट को मन तक उतार रहे थे। योगेश कहता है, वैसे यार अरुण, तेरी ज़िंदगी का फलसफा मेरी समझ से परे है। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता कि आखिर तू इस ज़िंदगी से चाहता क्या है। योगेश की बात पर अरुण बस धीरे से मुस्करा देता है। जब तेरे एक इशारे पर लड़कियां तेरे आगे पीछे नाच सकती हैं, तब तू सबसे तन्हा वक्त काट रहा है। स्कूल कॉलेज कहीं भी तूने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, जबकि हर जगह मोस्ट एलिजिबल रहा तू। अब विदेश भी हो आया है, पर क्या तुझे कभी कोई तेरे लायक लड़की नहीं मिली क्या? ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? अरुण कहता है, तो क्या ज़रूरी है मैं अपनी ज़िंदगी किसी लड़की के साथ ही काटूं? हाँ ज़रूरी समझ। तो क्या तेरा इरादा साधु बनकर हिमालय जाने का है क्या? क्या मन का सुकून हिमालय में ही है क्या? मतलब मुझे लगता है आधे से ज़्यादा तो हिमालय अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए चले जाते होंगे। सच्चा सुकून तो किसी के लिए कुछ करने में है, दुनियादारी से भागने में नहीं। अब यार तूने मुझे और उलझा दिया। अब तक मुझे यही लगता था कि ये सुख सुविधा तुझे सुकून नहीं देती, और अब तो इसी में रहने को बोल रहा है। मुझे ना तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता जा रहा है। इस पर एक ठसक भरी हंसी के साथ हंसता हुआ अरुण कहता है, भाई मैं बहुत ही सिंपल व्यक्ति हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं। कोई भी मुझे पढ़ सकता है, बस तकलीफ इसी बात ये है कि कोई मेरा मन पढ़ता ही नहीं है। भाई पढ़ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ तेरा मन। तू ही बता दे कि तू इस ज़िंदगी से चाहता क्या है। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि चाहते दूसरों की चाहते पूरी करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है इस दुनिया में। किसी के पास जो चीज़ बेहिसाब है, तो किसी के पास वही चीज़ ज़रूरत भर भी नहीं। बस इसे संतुलित करना चाहता हूँ। अगर यही कर लिया ना, तो अपने जीवन में यही अपनी सफलता मान लूँगा। अरुण की बात पर होंठ सिकोड़ते योगेश खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाता और खुश होता हुआ कहता है, तभी तो तू सबसे अलग है यार। तभी मोबाइल की रिंग से योगेश का ध्यान टूटता है और फिर बड़बड़ाता हुआ पानी से बाहर निकलते हुए कहता है, ज़रूर नर्सिंग होम से फ़ोन होगा। ये लोग ना डॉक्टर को ज़िंदा नहीं रहने देंगे। सब कुछ बता कर आया हूँ, पर देखता फ़ोन उठाते यही पूछेंगे, कहाँ हैं डॉक्टर साहब? घास चढ़ने गए डॉक्टर साहब, चढ़ लेंगे तो वापस आ जाएंगे। बुरी तरह भुनभुनाते हुए योगेश अपना मोबाइल उठाकर उसे स्पीकर पर लगा देता है, और वाकई उस ओर से यही आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ हैं डॉक्टर साहब? ये सब देखता हुआ अरुण अपनी हंसी नहीं रोक पाता। वहीं योगेश फ़ोन को बुरी तरह घूरते हुए जबरन अपना स्वर दबाते हुए जवाब देता है, डॉक्टर साहब बाथरूम में फिसल कर गिर गए, इसलिए आज वे अपनी चोट दिवस मनाएंगे और क्लिनिक नहीं आएंगे। पर योगेश ने नहीं सोचा था कि उसकी बात का प्रत्युत्तर कुछ ऐसा मिलेगा। उधर से आवाज़ आती है, तो डॉक्टर साहब बाथरूम में हवाई चप्पल नहीं पहने थे क्या? इस पर योगेश बुरी तरह से मुंह बनाता हुआ किसी तरह से अपने गुस्से में काबू करता हुआ कहता है, हाँ हवाई चप्पल ही पहने थे, इसलिए तो हवा में टंग गए। कहता हुआ फ़ोन डिस्कनेक्ट करता हुआ अरुण की ओर देखता है, जो उसकी हालत पर बुरी तरह से हंस रहा था। ये न डॉक्टर को जीने नहीं देंगे, जैसे हम डॉक्टर तो इंसान होते ही नहीं। ना हमें छुट्टी चाहिए ना हॉलीडे, हमें तो रोज़ रुई रिटॉल से खेलना चाहिए बस। लगता है देर तक नहीं रुक पाऊंगा, शाम तक जाना ही पड़ेगा यार। अरुण भी योगेश की बात पर मुस्कुराता हुआ पूल से निकलकर टेबल पर से सिगरेट उठाकर उसे सुलगा कर फिर आधा पानी में उतर जाता है। मैं कुछ ड्रिंक लेके आता हूँ, कहता हुआ योगेश अंदर की ओर चल देता है। अरुण अपने ख्याल में डूबा कश लगाता हुआ गहरे पानी की ओर पीठ करे था कि तभी किसी के नर्म स्पर्श से वह अचानक से चौंकता हुआ पलटता है। उसकी नज़रों के सामने और उसके बेहद करीब कोई कमसिन युवती बेहद आकर्षक अंदाज में उसे देख रही थी। वर्तिका, तुम कब आई? पता ही नहीं चला। अरुण सकपकाता हुआ पानी में ही उससे कुछ दूर हो जाता है, जबकि वह उसी प्रकार उसके पास बनी रहती है। जैसे ही पता चला तुम आए हो, बस भागी चली आई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम 2 दिन पहले आ रहे हो? वह अरुण की ओर पास तैर कर आती हुई रूठी आवाज़ में कहती है, सब कुछ अचानक डिसाइड हुआ। चलो अच्छा है, नहीं तो मुझे लगा था कि तुमसे पहली मुलाकात पार्टी में ही होगी। पार्टी नहीं, वहाँ मैं शायद मैं ना चाहूँ। अरुण अब उछक कर ऊपर बैठ जाता है। क्यों?
वो तुम्हारे ऑनर में पार्टी है और तुम ही उसमें नहीं जाओगे, भला क्यों? वह युवती संशय से पूछती है। पार्टी नहीं है, मेरी सेल लगेगी। फला फला लोगों से जबरन मुस्कुरा कर मिलो या फला फला अमीर लड़कियों से दोस्ती करो। जबरन का मेरा ऐड करना है उन्हें मेरा। गहरे कश के साथ अरुण अब सिगरेट उंगलियों में फंसाए कहीं और देखने लगा था। इससे उसे पता ही नहीं चला कि कब वर्तिका उसके पास आकर बैठती हुई उसकी उंगलियों में फंसी सिगरेट निकाल कर खुद उसका गहरा कश लेती हुई कहती है, हाँ इसलिए तो कहती हूँ मेरे संग चक्कर चला लो, तो इन सब पचड़ों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारे डैड की बड़े घर की लड़की से शादी करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और रंजीत इंटरप्राइजेस और दीवान्स का मिलाप होकर वे साथ में नंबर 1 हो जाएंगे। ये नंबर 1 का खेल तब भी नहीं रुकेगा। और तुम कब से सिगरेट पीने लगी? कहता हुआ उसके हाथ से सिगरेट लेता हुआ अरुण पूछता है। जस्ट नाउ, तुम्हारा साथ देने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कहती हुई वे अपनी भीगी देह उसके खुले जिस्म के पास लाती हुई उसके कंधे पे झुक जाती है। पर उसका सर उठाकर अपने से दूर करता हुआ कहता है, अब हम बच्चे नहीं है वर्तिका। तभी तो कह रही हूँ कि तुम कब ये फील करोगे कि हम बच्चे नहीं हैं। वर्तिका भी उसी अंदाज में कहती अपनी गहरी गहरी आंखें उसकी आंखों में डालती हुई कहती है। इससे अरुण को असहज हो जाता है। तभी वहाँ आते योगेश की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है। अरे ये बार बार के फ़ोन ने मेरी जान ले रखी है, मन तो करता समंदर में फेंक दूँ। अरे वर्तिका कब आई तुम? लगा तुम कल ही आओगी। अपनी बात कहता कहता वर्तिका की ओर देखता है जो बिल्कुल करीब ही अरुण के बैठी थी। बस जैसे ही तुम्हारा मैसेज देखा तुरंत ही चली आई, वरना कैसे पता चलता कि यहाँ अकेले अकेले पार्टी चल रही है। वर्तिका की बात पर क्रेट उठाकर उनके बीच रखता हुआ कहता है, पार्टी तो कब की बर्बाद हो गई। कहता हुआ एक नज़र अरुण की ओर डालता है, फिर उसके घूरने पे वे तुरंत ही बात पलटते हुए आगे कहता है, पार्टी वार्टी क्या, अब तो लगता है अभी क्लिनिक जाना पड़ेगा। ओह, तो भाव प्रदर्शित करती वर्तिका योगेश की ओर देखती है। तो मेरे ख्याल से तुम दोनों यहाँ रुको, मैं चलता हूँ। वह बियर का कैन उठाकर उसके 2-3 लंबे घूंट को वहीं ख़त्म करता हुआ कहता है। इस पर वर्तिका कुछ मुस्कुराकर अरुण की ओर देखती है, पर उसकी आशा के विपरीत अरुण खड़ा होता हुआ कह रहा था, मैं भी चलूँगा। तुम किस लिए? योगेश चौंकता हुआ पूछता है। वर्तिका भी उसे गौर से देखने लगी थी। तेरे को बताया था ना, क्षितिज को बाहर ले जाना है, नहीं तो रूठ जाएगा मुझसे। कब बताया तूने? योगेश धीरे से बोलता है। योगेश को जाना था वो चला गया, साथ ही अरुण भी उसके साथ ही अपनी कार से निकल गया। पीछे छूटी वर्तिका इससे रुआसी हो उठी और गुस्से में एक बियर का कैन उठाकर चलती चलती उसे पीती हुई अपनी कार की ओर बढ़ जाती है। शहर के चहल पहल से दूर शांति कुंज की घनी बस्ती के एक चरमराते घर की रूखी जमीन पर एक वृद्ध पड़ा था। वह शायद चलते हुए लड़खड़ा कर जमीन से नीचे गिर पड़ा था। उस वक्त उसके शरीर पर एक मैली धोती के अलावा कोई वस्त्र नहीं था। उस वृद्ध की शारीरिक अवस्था ऐसी थी कि उसकी खाल सिकुड़ती मानो उसकी हड्डियों से जा चिपकी हो। उस घर की हालत बेहद बेजार थी, पर उससे भी अधिक उस वृद्ध की बुरी हालत थी। बहुत देर तक वह वृद्ध एक ही अवस्था में पड़ा शून्य में ऐसे ताकता रहा मानो जिसका वह इंतजार कर रहा हो वह अभी उसके सामने आ खड़ा होगा। उसके जहन में बार बार आवाज़ों का तूफान उठता रहा। उसी क्रम में उसकी आंखों के सामने एक साथ कई आकृतियां घूमने लगीं। देखते देखते वे वृद्ध के चेहरे पर नफरत और घृणा के भाव उभर आए। ऐसा करते एकाएक जाने कहाँ से उसमें बिजली सी फूटी आ गई और वह एकाएक उठ बैठा और अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाते हुए चीखने लगा, बेटा मैं आता हूँ, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। अभी वह कुछ कदम भी नहीं चल पाया था कि लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अब उसका सर दरवाजे की दहलीज पर था तो बाकी का शरीर झोपड़ी की खुरदरी जमीन पर अचेत पड़ा था। वृद्ध की चीख सुनकर वह आदमी दौड़ता हुआ आता है। बाबा तुम क्यों उठे? मैंने कहा था कि तुम्हारा बेटा बाहर गया हुआ है, जब वह आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो अभी उठो, आराम करो। कहता हुआ वह आदमी अपने बाजुओं का सहारा देकर उस वृद्ध को उठाकर पुनः चारपाई पर लेटा देता है। वृद्ध फिर किसी लाश की भांति एक ही अवस्था में पड़ा रहता है। वृद्ध को लिटाकर वे आदमी उसे अपनी भीगी पलकों से देखने लगता है। फिर घुटनों के बल बैठकर अपना सर चारपाई के बाहर लटकते वृद्ध के हाथ को स्पर्श करता मन ही मन जैसे कोई शिकायत वक्त से दर्ज करता बुदबुदा उठता है। मुझे नहीं पता बाबा कि मैं क्यों रोज
हर रोज़ एक सी झूठी दिलासा देता हूँ तुम्हें? क्यों मैं तुम्हें रोज़ाना झूठी आस देता हूँ कि एक दिन तुम्हारा बेटा वापस आएगा, ज़रूर आएगा, जबकि मैं खुद नहीं जानता कि वे इस वक्त कहाँ है, वे जिंदा भी है या नहीं। फिर भी एक उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि काश कभी वो वापस आए और तुम्हारे सारे दुख दूर कर दे। फिर देखना तुम मुझे बिल्कुल भूल जाओगे। हाँ देखना बाबा, एक दिन वो ज़रूर आएगा। उसकी बहती आंखों को पता नहीं चला कि कितनी देर वे बुदबुदाता रहा, जबकि वृद्ध तो कब का सो चुका था, पर उसकी बातें वहाँ की खामोशियाँ सुन रही थी। शहर का सबसे ऊंचा और महंगा होटल, जिसका मालिक था आकाश दीवान, और इस वक्त वह अपने तय समय के अनुसार उस होटल के एक खूबसूरत लग्जरी स्वीट होम में था। वे कई कमरों वाला एक होटल का सबसे शानदार रूम था। यूँ तो वह होटल ही अपनी बेहद उम्दा कारीगरी और आकर्षण से लबरेज था, जिसमें लाल सफ़ेद पत्थरों का बढ़िया मेल जोल करके उसे ऐसा भव्य रूप दिया गया था कि सूरत आने वाला हर विदेशी और प्रभुत्व व्यक्ति इस होटल में रुकना अपनी शान समझता था। ये दीवान्स होटल व्यवसाय से जुड़ने का सबसे पहला होटल था। इसी तरह से उनके लगभग हर लाभकारी व्यवसाय में अच्छी खासी उनकी भागीदारी थी। इस होटल का ये रूम आकाश की खास पसंद था। वे अक्सर अपना निजी समय इस रूम में ही व्यतीत करता था। इस वक्त भी वह इस होटल में अपना निजी समय बिताता सबसे महंगी शराब का लुत्फ उठा रहा था, जबकि उसका पीए दीपांकर होटल स्टाफ के पास कुछ जरूरी निर्देश दे रहा था और आकाश के रूम सर्विस में जाने का हुक्म सुना रहा था, जिससे हमेशा की तरह एक सोमियर महिला अपने चुस्त कपड़ों के साथ सबसे उम्दा वाइन के साथ जाने को तैयार थी। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वे इस काम को करने को खुद ही बहुत उत्सुक थी, पर उसके अगले ही पल दीपांकर उसे रुकने का संकेत करता, किसी अलग ही लड़की को इशारे से उसे भेजने को कहता है, जिससे स्किल्ड सोमेर महिला चूक कर उस युवती की ओर देखती है, जैसे उसकी स्थिति उसके आगे कुछ खास हो ही ना। पर दीपांकर के निर्देश पर अब वे खुद उस युवती को जरूर निर्देश देती हुई उस वाइन के साथ सही रूम नंबर बताकर उसे एक वेटर के साथ भेजने लगती है। वह युवती कुछ पल हिचकती है, फिर इसे होटल का एक ज़रूरी हिस्सा समझकर हामी भरती जाने को तैयार हो जाती है। अब वह लिफ्ट से होती हाथ में ट्रे लिए उस स्वीट रूम तक जा रही थी, जहां आकाश दीवान ठहरा था। वेटर उसे रूम के बाहर छोड़कर वापस चला जाता है। वह युवती एक पल को अपने भीतर सांस के जरिए समस्त ऊर्जा खींचती हुई धीरे से नॉक करती हुई रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश करती है। अंदर आते वह दरवाजे पे ही 2 पल ठहरी रह जाती है। उसकी नज़रों के सामने भव्य और आलीशान कमरा नहीं, जैसे कोई जन्नत का रास्ता खुल गया हो। उसकी आंखें 2 पल को उस आकर्षण में भूल ही गई कि आखिर वो यहाँ क्यों आई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी कुछ दिन पहले गली गली नौकरी के लिए भटकते उसे अचानक से इतने आलीशान होटल में काम भी मिल जाएगा, और ऊपर से पहली बार में उसे उस होटल के मालिक के सामने भी जाने का मौका मिलेगा। ये सोचते वे मन ही मन मुस्कुरा लेती है। वे धीरे धीरे संभल कर अंदर कदम रखती है कि गुस्से में चीखती हुई कोई आवाज़ उसके कानों से टकराती है और वे अपनी जगह खड़ी खड़ी कांप जाती है। आकाश फ़ोन पर किसी पर बुरी तरह नाराज़ होता हुआ फ़ोन पटक कर पीछे मुड़ता है और उसके सामने युवती दिखती है, जिसे उसने ऑफिस के बाहर देखते हुए उसे अपनी नौकरी पर रखने का हुक्म सुनाया था। वह युवती अभी भी कांपती हुई उसके सामने खड़ी थी। वे अगले ही पल अपनी स्थिति का एहसास होते हुए तुरंत ही ट्रे टेबल पर रखती हुई आकाश से वाइन परोसने का पूछती है, जिस पर वे उसी पर नज़र गड़ाए गड़ाए मौन ही हामी भर देता है। वे पूरे सलीके से वाइन गिलास में निकाल कर उसकी ओर बढ़ाती है, जिसे आकाश उसके हाथों को अच्छे से स्पर्श करता हुआ लेते हुए कहता है, जब उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए तब खुद की जिम्मेदारी होती है उसे संभालने की। उम्मीद है बहुत जल्दी तुम समझ जाओगी यहाँ किसी भी काम को करने से इनकार का मतलब यहाँ से निकल जाना होता है। तुम समझ गई होगी। आकाश गिलास पकड़े पकड़े उसे घूरता हुआ कहता है, जिसे हिचकती हुई वे सहमति में सर हिलाती है। आकाश के गिलास लेते हुए युवती बुद्ध की तरह उसके सामने खड़ी थी, जिसे भरपूर नजर से निहारते हुए वे पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? जी रूबी सर। ओके, यू मे गो नाउ। सर झुकाकर हाँ कहती हुए वापस चली जाती है।
इससे बेखबर कि आकाश की दिलचस्प नज़र दरवाजे तक उसका पीछा करती रही। वे बाहर निकलकर जा ही रही थी कि दीपांकर को वे किसी स्टाइलिश लड़की के साथ उस रूम में प्रवेश करते देखती है, पर अगले ही पल उसे नज़र हटाकर वे तुरंत ही बाहर की ओर निकल जाती है। इस कहानी से जुड़े रहने के लिए सुनते रहें रोजाना नया भाग और जुड़े रहें बेइंतहा के सफ़र से। कहानी पसंद आने पे कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।